हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। मैं अनुराग सिंह आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम पिछले जो हमारा थोड़ा सेशन बचा था मूल कर्तव्यों से संबंधित उसको देखेंगे और इसके बाद हम पूरे के पूरे जो आगे क्वेश्चन है हमारे वो हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं क्वेश्चन। आपसे निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को देखें और देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसको शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। मूल कर्तव्य का सुझाव देने वाली स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य थे। यानी जो मूल कर्तव्य का सुझाव देने वाली एक समिति थी उस समिति का क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी। इसने रिपोर्ट दिया था अपनी। तो ये इसके सदस्य कौन कौन से थे? A.R. अंतुले, यस A.R. अंतुले जी थे सदस्य। S.S. रे ये भी सदस्य थे। C.M. स्टीफन ये भी सदस्य थे। अर्थात इसका उत्तर डी हो जाएगा। यानी स्वर्ण सिंह समिति 1976 के जो सदस्य थे S.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन, तीनों लोग सदस्य और स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसने सुझाव दिया कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लेना चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन, कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में इसको शामिल कर लिया गया। और इसमें कितने जो मूल कर्तव्य थे तब मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 3, भाग 4 का या 5 में? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का में किया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं और चीज़ें बता दूं। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार। इसके अलावा भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें DPSP भी बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा 4 का में आपको मैंने बता ही रखा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। इसके अलावा भाग 5 में संघ यानी यूनियन। ठीक है, भारत में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है बल्कि यूनियन शब्द का यूज किया गया है, इसीलिए इसमें हमने भी यूनियन मैंने भी लिखा। संघ शब्द है, संघ के बारे में वर्णन है। संघ मीन्स जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट है अपनी उसके बारे में, केंद्र के बारे में। तो तीसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के कैसी प्रथाएं? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं का वर्णन मूल कर्तव्य के किस भाग में है? अनुच्छेद 51 का के डी में, या अनुच्छेद 51 का के ई में, अनुच्छेद 51 का के एफ में, या अनुच्छेद 51 का के जी में? आपको पहले से पता है कि अनुच्छेद 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्य के कौन से भाग में कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 51 का के ई में। ठीक है, अनुच्छेद 51 का के ई, यानी अगर हिंदी में कहें तो डा, 51 का के डा में, इंग्लिश में कहें तो ई में। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा जो अनुच्छेद 51 का डी है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने देख ही लिया कि इसमें स्त्री ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब एफ में क्या कहा गया? एफ में कहा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। ठीक है, इसके अलावा डी में क्या कहा है? अनुच्छेद 51 का जी मीन्स चा में। ठीक है, छा में, छा, हिंदी में इसको छा बोलेंगे, छा, इसको चा बोलेंगे, इसको डा बोलेंगे और इसको बोलेंगे घा। ठीक, तो 51 का जी में क्या कहा गया? 51 का के जी में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये चीज कही गई अनुच्छेद इसमें।
जबकि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ई, अनुच्छेद 51 का ई। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल मीन्स उसकी देखरेख करने वाले, उसका संरक्षण करने वाले का कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ऐसी बात किस संविधान में संशोधन करके कब जोड़ा गया है ये चीज़? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चीज़ें जोड़ी गई सी अर्थात 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ी गई। अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं कि जो इसमें है प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में किए गए। अब हम डायरेक्ट राष्ट्रपति में आ रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सबसे प्रिय मित्र, जो भी आपको अपने से सबसे प्रिय लगता हो, उसको इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो भी उस नॉलेज को ले सके और ज्ञान को अपने बढ़ा सके। तो अपने किसी भी मित्र, दोस्त, किसी को भी, जो भी आपको प्रिय हो, उसको सेंड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 5 में, 6 में, 4 में या 4 में? तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। 4 में क्या है? 4 में मूल कर्तव्य है। 5 में क्या है? संघ है, और संघ के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। ठीक है, अब 6 में क्या है? भाग 6 में है, भाग 6 में राज्य है, यानी राज्य के अंतर्गत जो आते हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए, भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में या अनुच्छेद 55 में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपको मैं और भी चीज़ें बता दूं, 53, 54 और 55 के बारे में भी बता दूं। तो इसमें कहा गया है, 53 में कहा गया है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के में निहित होंगी। तो 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 54 में क्या कहा गया है। 54 में कहा गया है कि 54 वाले में कहा गया है कि आप राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये चीज़ कहेगी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें कौन कौन होगा? उसमें होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बचता है 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी वो कैसी होगी, किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। आपको पता है एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कौन कौन भागीदार होगा, कितना किसका वोट का जो भार है, किसके वोट का कितना भार होगा, ये चीज़ें 55 में की गई हैं। आइए अगला देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस संवैधानिक अधिकारी में निहित होंगी। मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर आप लोग दे लेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस संवैधानिक अधिकार में निहित है। राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या उप प्रधानमंत्री में? इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति में। अभी मैंने बताया आपको 53 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने सबसे प्रिय मित्र को फॉरवर्ड कर दें और जाते जाते बाद में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न ज़्यादा आजकल आने लगे हैं। उसमें कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता। हम लोग जल्दबाजी में इसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। लेते हैं वो तो है ही, लेकिन कौन नहीं लेता है भाग, उसके बारे में देखेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग, यस। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यस। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नहीं। विधान परिषदों कोई काम नहीं इसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कौन भाग नहीं लेता है, तो इसमें हो जाएगा विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। समझ आया होगा आपको क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ। 8वां प्रश्न अब देखते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वनडे एग्जाम्स के लिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति बनना, जो भी जिसे भी बनना हो, उसकी आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी वो राष्ट्रपति बनने के लिए, सॉरी मैंने आपको 30 वर्ष बोल दिया, नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होती है वो 35 साल होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सब बनने के लिए जो आयु सीमा है 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको और भी चीज़ें जो बची हैं इनको भी बता देता हूँ मैं। 25 वर्ष किसके लिए होता है? 25 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के सदस्य बनने के लिए 25 साल, ठीक है। यानी लोकसभा के सांसद बनने के लिए और राज्य विधानसभा को विधायक बनने के लिए 25 साल की उम्र आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो वोट देने का अधिकार है वो 18 साल के उम्र से अधिक के लोगों को मिलता है। जो 18 पूर्ण कर चुका है या 18 से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार होता है। तो ये एक हो गया। इसके अलावा 30 साल का जो वर्ष है, 30 वर्ष किसको किसको होना चाहिए? वो जो राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं उनको, राज्यसभा का, और जो राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ते हैं उनको कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का और राज्य विधान परिषद का। 35 वर्ष बता ही दिया कि राष्ट्रपति का होता है, और 18 वर्ष मैंने बता दिया आपको कि जो भी चुनाव, जो भी इलेक्शन में वोट डालना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता, फिर से वही प्रश्न, नहीं है। एक योग्यता नहीं है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, बस एक ऑप्शन गलत होगा। उसी ऑप्शन को हमको देखना होता है, उसी ऑप्शन को समझना होता है। तो आइए देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, यस ये बात सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उपयुक्त हो, ये भी सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये अभी मैंने बताया ही। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो। ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है उसको किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसमें है लिखा है कि होना चाहिए, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जब तक संसद उसे हटाए नहीं। दूसरा, निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, या निर्वाचन की तिथि से नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक, या अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह 4 वर्ष का कार्यकाल। तो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, ठीक है। लेकिन वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया निर्वाचन ना हो जाए, नया राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा यही है कि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक। 11वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए मैं आपको आज बता दूंगा। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या पूर्व राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें बोलते हैं CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं तो उनको कौन शपथ दिलाता है? तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आपको समझ आया? इनको ये दिलाएंगे और इनको ये दिलाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा भी आपको मैं एक चीज़ें बता दूं, यदि राज्यपाल को शपथ लेना हो तो कौन दिलाएगा राज्यपाल को शपथ? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं जिस राज्य में राज्यपाल जा रहे हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो दिलाएंगे, और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल दिलाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इसके अलावा अन्य आगे जो भी आएगा उसको भी देखेंगे। अभी देखते हैं 12वां प्रश्न। ओके, मैं समझता हूँ सेशन सही चल रहा होगा, आपको प्रश्नों में करने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो चलते आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 61 में या अनुच्छेद 62 में? महाभियोग की बात आ गई है, किस अनुच्छेद में किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? यानी अगर राष्ट्रपति हैं, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वो अस्वस्थ हैं, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उनके कार्यों को निर्वहन करेंगे, देखते हैं, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उनके कार्यों का, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति करेगा। अब विशेष तौर पे आप देखिए कैसे, यदि मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तब राष्ट्रपति के पद के जो कार्य हैं उनको कौन संचालित करेगा? उनको कौन देखे? तब देखेंगे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो देखेंगे। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला 14वां प्रश्न है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? जैसे अभी पहला उधर प्रश्न था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस अनुच्छेद में कहा गया था? वो कहा गया था अनुच्छेद 52 में। अब कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया अनुच्छेद 53 में। ठीक है, इसका अनुच्छेद का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। ठीक है, 63, मैंने 53 बोल दिया क्या? इसका आंसर होगा 63। ठीक है, तो और देख लेते हैं 64 में क्या कहा गया है। तो 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ये उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति अपने आप वो हो जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को के नाम से उनके पास कोई कार्य या किसी प्रकार के कोई जो वेतन भत्ते वो नहीं मिलते हैं, बल्कि उनको वेतन भत्ते और सारे कार्य जो हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको मैं बता दूं 65 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। 65वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। और 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात की गई कि निर्वाचन कैसे होगा उपराष्ट्रपति का। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से, अभी जो हमने पढ़ा, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की दशा में निर्वाचन कितने समय के अंदर करवाना अनिवार्य है? कितने समय के अंदर यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना अनिवार्य है? 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर? तो राष्ट्रपति का पद किसी कारण से यदि खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है, ये लिखा हुआ है संविधान में। ठीक है, अगला देख लेते हैं 16वां प्रश्न। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को या भारत के महान न्यायवादी को? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र उन्हें देना हो तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ भी एक सर्किल चलता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं, राष्ट्रपति सभापति कहते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा होती है वहाँ सभापति कहा जाता है, और जो लोकसभा होते हैं उसे अध्यक्ष कहा जाता है। तो लोकसभा का जो होगा वो अध्यक्ष होगा, और राज्यसभा में जो होगा वो सभापति होगा। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं, 18वां प्रश्न। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, ये दोनों सही हो गए। तीसरा देखते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, इसका कोई लेना देना नहीं। राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई लेना देना नहीं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, लेकिन पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, तब मैं आपको बताता हूं आगे। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें मेन अंतर क्या है? उसमें अंतर यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वही भाग लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति में सभी भाग लेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे, बल्कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति में केवल उपराष्ट्रपति में क्या होगा? उपराष्ट्रपति सारे के सारे सदस्य भाग ले लेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होंगे उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई बात वो नहीं है, इंतजाम नहीं किया गया है कि राज्यसभा के जो विधानसभा है वहाँ के सदस्य भी भाग लें, राज्यों की विधानसभा होंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव सदन में लाने के कितने दिनों की पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है? यानी अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो का प्रस्ताव लाने से पहले, महाभियोग चलाना हो तो उसका प्रस्ताव लाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है? तो राष्ट्रपति को 6 माह पूर्व, 2 माह पूर्व, 10 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, तभी लाया जा सकता है, ताकि उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके, और राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को कौन करता है? तो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न देखते हैं अब। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति जो होती है, क्षमादान की एक शब्द हम लोग हिंदी में यूज करते हैं ना, क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसके है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 72 में क्या क्या कहा गया है। ये 3 जो शब्द हैं, 3 शब्द आप देखते हैं कि दंड के निलंबन के, यानी दंड जो दिया गया है किसी व्यक्ति को, क्षमादान करके राष्ट्रपति उसको खत्म कर सकते हैं, उसे मुक्ति दे सकते हैं। दूसरा काम कर सकते परिहार, और तीसरा लघुकरण। लघुकरण मीन्स वो जो दिया गया है, मान लीजिए उसको उम्र कैद दी गई है, तो उस उम्र कैद को कम करके वो कर सकते हैं 20 साल की सजा दे सकते हैं, मतलब उसको कम, लघुकरण छोटा करना। और परिहार मतलब उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं। यदि किसी को फांसी दी गई है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। यदि किसी को कठोर दंड के साथ सजा दी गई है तो उसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई तीनों का मतलब। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी चीज़ें बता दूं कि 73 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा? जहाँ तक संघ कानून बना सकता है वहाँ तक। ठीक है, यानी जो संघ सूची में जहाँ जो जो विषय वर्णन किए गए हैं उन वहाँ तक संघ की शक्ति का विस्तार होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 74 भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 74 में कहा गया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
पूरे संविधान में 365 अनुच्छेदों में केवल यही एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में एक लाइन बस आई है। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक, प्रधानमंत्री होगा। बस एक ही लाइन आई है प्रधानमंत्री के बारे में पूरे संविधान में, जबकि प्रधानमंत्री ही सबसे ताकतवर व्यक्ति है भारतीय संविधान के अंतर्गत, लेकिन उसमें उसको नाम नहीं दिखाया गया ज़्यादा। पूरा काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। अब देख लें अनुच्छेद 75 में क्या गया है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अगर कोई मंत्री होगा तो वो प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही वो उसे मंत्री की पद की शपथ या मंत्री पद प्रदान करेगा। कौन? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न, और आई थिंक आज का अंतिम प्रश्न है। तो भारत का महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अटॉर्नी जनरल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 76 में, 77 में, 78 में, या इनमें से कोई नहीं। तो अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में कहा गया है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल जो भारत की केंद्रीय गवर्नमेंट है उसका वकील होता है। वो भारत के किसी भी न्यायालय में जाके भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो 77 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 77 में कहा गया है भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो आपको बता दूं कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। भले प्रधानमंत्री जाए, राज्यपाल या फिर विदेश मंत्री जाए या फिर रक्षा मंत्री कहीं जाए, लेकिन जो भारत के जितनी भी संधियां होंगी या फिर समझौते होंगे वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और अंतिम अनुच्छेद 78 देख लेते हैं, इसका क्या लिखा है। 78 अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी अगर कोई प्रमुख मुद्दा है जिसको राष्ट्रपति जानना चाहते हैं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने ऑफिस बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि बीच बीच राष्ट्रपति के पास जाकर या अपने प्रतिनिधि को भेजकर राष्ट्रपति को आवश्यक जानकारी देते रहें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।